हाय। हाल ही में हम आपके लिए आर काबिल और सामी होटल्स का आईपीओ रिव्यू लेके आए थे। हमने सांस ली ही थी और 2 और आईपीओज आ गए, तो जाहिर है इन पर भी रिव्यू वीडियो तो बनता ही है कि नहीं? जी हाँ, इस बार फिर हम आपके लिए 2 नए आईपीओज का रिव्यू लेके आए हैं। एक है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड और दूसरा है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। दोनों ही कंपनीज काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन दोनों कंपनीज के बिजनेसेस के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, दोनों के फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स उनके आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड या शॉर्ट में जैगल से। जैगल लिमिटेड का आईपीओ 14 सितंबर थर्सडे से ओपन होगा और 18 सितंबर मंडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 563 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में 392 करोड़ का फ्रेश इशू है और 171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। फ्रेश कैपिटल का यूज जैगल अपनी बोरोइंग्स को रीपे या प्रीपे करने के लिए और कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए यूटिलाइज करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। 2011 में इनकॉर्पोरेट होने वाली जैगल अपने कस्टमर्स और एंड यूजर्स को डाइवर्सिफाइड फिनटेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने भारत में एक नीश मार्केट क्रिएट किया है जो अपने कस्टमर्स को स्पेंड मैनेजमेंट थ्रू प्रीपेड कार्ड्स और एम्प्लॉय मैनेजमेंट थ्रू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि सास जैसे कंबाइंड सॉल्यूशंस ऑफर करती है। कंपनी अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रीपेड कार्ड इशूअर्स में से एक है। ये प्रीपेड कार्ड्स मेनली गिफ्टिंग और रीइंबर्समेंट्स में यूज होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेट गिफ्ट कार्ड्स, फ्यूल कार्ड्स वगैरह देती हैं। इनफैक्ट कई कंपनीज तो अपने एम्प्लॉयज के ट्रैवल के लिए ट्रैवल कार्ड्स भी प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जैगल ने भारत में अब तक वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रीपेड कार्ड्स इशू किए हैं थ्रू बैंकिंग पार्टनरशिप्स। As of 31st of March 2023, 16% of India's total prepaid transaction volume Zaggle के कार्ड्स के थ्रू आते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने SaaS बिजनेस मॉडल के जरिए टैक्स और पेरोल रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंपनी आपको अपना सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सब्सक्रिप्शन बेसिस पे देती है, जैसे कि स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स। कंपनी का क्लाइंट बेस काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी अपनी सर्विसेज बैंकिंग एंड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स में देती है। उनके क्लाइंट बेस में टाटा स्टील, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, वाईटेक, पिटनी पावर्स, पीसीबीएल, हीरानंदानी ग्रुप और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जैगल इन क्लाइंट्स को अपने सास प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पेंडिंग्स और एक्सपेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, मर्चेंट गिफ्ट कार्ड मैनेजमेंट एटसेट्रा जैसी सर्विसेज देती है। कंपनी के कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। चलिए उन्हें ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है प्रोपेल, जो एक कॉर्पोरेट सास प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है। इसके थ्रू कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन और इंसेंटिव्स बड़े आराम से मैनेज कर पाती हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में दूसरा प्रोडक्ट है सेव। ये भी एक सास बेस्ड प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो बिजनेसेस को एक्सपेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इसे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के रीइंबर्समेंट्स और टैक्स बेनिफिट्स प्लान और मैनेज कर सकती हैं। थर्ड प्रोडक्ट है CEMS, जो कि एक कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, काफी पॉपुलर है, शायद आपने नाम सुना होगा। ये मर्चेंट्स को अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस और साथ ही साथ उनके लिए गिफ्ट कार्ड्स और लॉयल्टी बेनिफिट्स जैसे डिफरेंट रिवॉर्ड्स मैनेज करने में मदद करता है। जैगल के पोर्टफोलियो में फोर्थ प्रोडक्ट है जैगल पेरोल कार्ड। इसके थ्रू कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, सीजनल और टेम्पररी एम्प्लॉयज, अनबैंक्ड वेज वर्कर्स को पे कर सकती हैं। ये कंपनीज को बैंक्स में डायरेक्ट डिपॉजिट्स या कैश पेमेंट का एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देता है। और आखिरी प्रोडक्ट है जॉयर, जो कि एक इंटीग्रेटेड डेटा ड्रिवन सास बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये कंपनीज को अपने इनवॉइस पेमेंट से लेके कंपनीज के कैश आउटफ्लोज को डिजिटली मैनेज करने में हेल्प करता है। कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम सिंपल हैं। बताए गए प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कंपनी प्लेटफॉर्म फी, सास फी और इन प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सर्विस फी चार्ज करती है। इसके अलावा जब भी कोई जैगल का कार्ड होल्डर ऑफलाइन या ऑनलाइन मर्चेंट पॉइंट्स ऑफ सेल पर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो इस ट्रांजैक्शन पे कंपनी को कमीशन मिलता है।
ब्रॉडली बात करें तो जैगल अपने रेवेन्यू 3 सेगमेंट्स के जरिए कमाती है। पहला है प्रोग्राम फी, अपने कस्टमर्स द्वारा जैगल कार्ड से किए गए स्पेंड्स और चैनल पार्टनर्स जैसे कि बैंक्स और पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर्स जैसे कि रेजर पे उन कार्ड से जितना पैसा बनाते हैं उसका कुछ परसेंटेज जैगल प्रोग्राम फी के तौर पे अर्न करती है। साथ ही कुछ इनकम कंपनीज अपने प्रेफर्ड बैंकिंग पार्टनर्स और वीजा जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट नेटवर्क्स के थ्रू भी कमाती है एज कमीशन। दूसरा सेगमेंट है प्लेटफॉर्म फी या सास फी, जो रिफर करता है उन सभी फी इनकम को जो जैगल अपने प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स के सब्सक्राइबिंग कस्टमर्स से वन टाइम सेट ऑफ फीस, सब्सक्रिप्शन फीस और रिन्यूअल फीस से आती है। आखिरी सेगमेंट है प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू या गिफ्ट कार्ड से आने वाली इनकम। इस सेगमेंट में जैगल अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के एम्प्लॉइज के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स या प्रोपेल पॉइंट्स इशू कराने के एक्सचेंज में फीस चार्ज करती है। अगर इन रेवेन्यू स्ट्रीम का ब्रेकअप देखें तो कंपनी के तीनों मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स में 2021 से लेकर 2023 तक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, स्पेशली उनके प्रोपेल प्लेटफॉर्म या गिफ्ट कार्ड वाले सेगमेंट से। और देखा जाए तो यही तो अच्छी बात होती है एक प्लेटफॉर्म बिजनेस या फिर इस तरह की टेक कंपनीज की, जहां पर एक टाइम के बाद एक्सपेंसेस फिक्स हो जाते हैं और रेवेन्यूज में नॉन लीनियर ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड ऑफ कोर्स एक मैन्युफैक्चरिंग या फिर एसेट हैवी कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी स्केल अप कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। रेवेन्यू ब्रेकअप की थोड़ी और डिटेल में बात करें तो हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जैगल का मैक्सिमम रेवेन्यू उनके प्रोपेल प्लेटफॉर्म या गिफ्ट कार्ड वाले सेगमेंट से आया था विद 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, फॉलोड बाय प्रोग्राम फी विद अबाउट 31% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एंड देन सास प्लेटफॉर्म सर्विस फी विद अराउंड 4% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। As of 31st of March 2023, Zaggle के पास 1,832 कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं और 579 स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अकाउंट्स। ये नंबर्स ओवर द इयर्स इंक्रीमेंटली इंक्रीज हुए हैं। चलिए अब कंपनी अपनी इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करती है ये भी देख लेते हैं। भारत का स्पेंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज मार्केट एक्सपेक्टेड है कि वो 25.3% CAGR से ग्रो होकर 2027 में 131 बिलियन रुपीस को टच कर जाएगा फ्रॉम 73 बिलियन रुपीस इन 2021। सिमिलरली एक्सपेक्टेड है कि भारत का गिफ्ट एंड लॉयल्टी प्रोग्राम कार्ड सर्विस मार्केट भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाने वाला है। 2018 से लेकर 2027 तक ये मार्केट कुछ 20% CAGR से ग्रो होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं जैगल के कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। जैगल ने पिछले कई सालों से अपना एक हेल्दी फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल डेवलप किया है। फाइनेंशियल ईयर 21 में 239.97 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज को उन्होंने बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 23 में 553.4 करोड़ रुपीस तक इंक्रीज कर लिया है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कह सकते हैं, जिसको IT सर्विसेज और सॉल्यूशंस के रैपिड इम्प्लीमेंटेशन ने ड्राइव करा है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स की वजह से कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल आने वाले समय में और भी इम्प्रूव होगा। कंपनी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में प्रॉफिटेबल तो रही है, लेकिन उन्होंने इसी पीरियड में नेगेटिव नेटवर्थ भी रिपोर्ट करा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में उन्होंने पहली बार 48.75 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव नेटवर्थ पोस्ट किया है। जैगल अपने बिजनेस वॉल्यूम्स में सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन गेन कर रही है और एक्सपेक्टेड है कि वो फाइनेंशियल ईयर 24 से पॉजिटिव नेटवर्थ रिपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के बोरोइंग्स में भी सिग्निफिकेंट राइज देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट बोरोइंग्स ऑफ 51.33 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 23 वर्सेस 48.75 करोड़ रुपीस इन बोरोइंग्स इन फाइनेंशियल ईयर 22 शो करता है कि उनके बोरोइंग्स लगभग फ्लैट ही रहे हैं। प्लस फाइनेंशियल ईयर 23 में जैगल पहली बार कैश फ्लो पॉजिटिव भी टर्न हुआ है। कंपनी की मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जैगल के फाइनेंशियल प्रोफाइल को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जैगल के लिए एक और अच्छी बात यह है कि उनका कस्टमर बेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर्स के साथ काम करती है, जिनके साथ उन्होंने एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन स्टैब्लिश किया है और ये उन्हें हेल्दी फ्यूचर कैश फ्लोज मेंटेन करने में मदद कर सकता है। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो जैगल का है वो ये है कि उनका डिफरेंशिएटेड इन हाउस डेवलप्ड सास बेस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वीजा पार्ट कार्ड्स, मोबाइल एप्लीकेशन टू मैनेज स्पेंड्स, रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स मैनेज करने के लिए डैशबोर्ड और बाकी कई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं।
कंपनी के प्लेटफॉर्म्स द्वारा दिए गए बेनिफिट्स अपने स्टेक होल्डर्स को प्लेटफॉर्म का यूजेज एनहांस करने में मदद करता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना जहां किसी भी प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म या सर्विस की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसे यूज करने वाले पार्टिसिपेंट्स का नंबर बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं और उसके अगेंस्ट टेलीग्राम क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे सभी फ्रेंड्स और फैमिली व्हाट्सएप पे हैं, तो इसलिए हम भी वहां जाना पसंद करते हैं। सिमिलरली ज़ैगल भी इन्हीं नेटवर्क इफेक्ट्स के थ्रू मिली अपनी प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करने की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकता है, प्लस एनालिटिक्स के जरिए अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज ऑफरिंग्स भी प्रोवाइड कर सकता है। आइए अब बात करते हैं कुछ वीकनेसेस की। ज़ैगल की इतनी फास्ट ग्रोथ के बावजूद कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट्स में काफ़ी कम मार्केट शेयर एंजॉय करती है। ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड तक एक्सपेंस मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट और पेरोल मैनेजमेंट सेगमेंट में ज़ैगल का सिर्फ 6% मार्केट शेयर है और टोटल इशूड प्रीपेड कार्ड्स में ज़ैगल का 16% मार्केट शेयर है। इसका एक कारण इस इंडस्ट्री में प्रेजेंट इंटेंस कॉम्पिटिशन और रेगुलेटरी चैलेंजेस हो सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें इन फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऑल्सो एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ज़ैगल को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। देखिए, उनका बिजनेस सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, करेक्ट? इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद उनके कस्टमर्स जरूरी नहीं है कि उसे रिन्यू करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी का ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से ही आता है। वैसे ये तो नेचर ऑफ बिजनेस है, लेकिन अगर किसी भी कारण से उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करवाते हैं तो ज़ैगल के बिजनेस पर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू में हमको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये फिगर 240.29 करोड़ से बढ़ के 371.66 करोड़ पे आ गया फाइनेंशियल ईयर 22 में। और फिर फर्दर हमें फाइनेंशियल ईयर 23 में भी एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है और ये 554.57 करोड़ पे आ गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट में 22 में 21 से ज़्यादा अच्छी खासी ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। 19.33 करोड़ से बढ़ के 41.92 करोड़ पे आ गया। हावेवर फाइनेंशियल ईयर 23 में ये फिगर डिक्लाइन पे है और ये 22.9 करोड़ पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। एबिटा मार्जिन है 8.69% पे, पैट मार्जिन है 4.14%, पीई रेशियो है 66.67 का। इंडस्ट्री का पीई हावेवर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.48 का, जो कि अच्छा खासा हाई है। आरओई की बात करें तो 46.98% पे है। 2 ईयर सेल्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच में 51.92% पे है और 2 ईयर पैट CAGR 8.84% पे है। अब बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। कंपनी के आईपीओ की ओपनिंग डेट है 14 सितंबर और क्लोजिंग डेट है 18 सितंबर और इसकी लिस्टिंग डेट है 27 सितंबर की। इसका प्राइस बैंड है 156 से 164 रुपीज का और लॉट साइज है 90 शेयर्स का। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, इसका इशू साइज है 563.38 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 392 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 171.38 करोड़ रुपीज का। अब बात करते हैं आज के दूसरे आईपीओ की, जो कि है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। बिल्कुल, ये वही यात्रा.com है जिसकी एड आपने अक्सर टीवी पे देखी होगी। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड का आईपीओ 15 सितंबर 2023 यानी कि फ्राइडे से ओपन होगा और 20 सितंबर वेंसडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। इस आईपीओ में 602 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 1,21,83,099 शेयर्स का ऑफर फॉर सेल। अगर हाईएस्ट प्राइस बैंड पर कैलकुलेट करें तो ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट लगभग 173 करोड़ रुपीस का बनता है, जैसे टोटल इशू साइज बनता है अप्रॉक्सीमेटली 775 करोड़ रुपीस का। जहां ऑफर फॉर सेल के थ्रू प्रमोटर्स अपना कुछ स्टेक सेल कर रहे हैं, फ्रेश कैपिटल का यूज कंपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशंस एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, टेक्नोलॉजी,
दूसरे कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स और दूसरे कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को फंड करने के लिए इस्तेमाल करेगी। यात्रा आज इंडिया के कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विसेज में नंबर ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के बेसिस पे मार्केट लीडर बना हुआ है और इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी भी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू। एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट क्लाइंट नेटवर्क के अलावा यात्रा के पास डोमेस्टिक OTA यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के मार्केट में लार्जेस्ट होटल और अकोमोडेशन टाइप्स का नेटवर्क है। कंपनी के 21,05,600 होटल एंड अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स के साथ टाइप्स हैं। अगर कंपनी के की कॉर्पोरेट क्लाइंट्स देखें तो इसमें HCL, TCS, BCG, PwC, KPMG जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट का कहा देखें तो इंडिया जो स्केल से ग्रो हो रहा है उसके साथ इंडिया के ट्रैवल मार्केट में भी एक अच्छी पेस की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इसी के साथ कंपनी ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी इस तरह से डिजाइन करी है कि वो इस बात का फायदा उठा सके। कंपनी ना सिर्फ कॉर्पोरेट लेकिन कंज्यूमर मार्केट को भी केटर करती है। जैसा कि हमने देखा, यात्रा इंडिया के कॉर्पोरेट्स को सर्विस देने वाली सबसे बड़ी कंपनी मानी जा सकती है, जिसमें कंपनी 813 लार्ज कॉर्पोरेट्स और 49,800 SME कस्टमर्स मौजूद हैं। कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी की एक मजेदार बात यह है कि वो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन को कवर करती है, वो भी B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट्स में। यात्रा का मानना है कि उनके B2B और B2C सेगमेंट्स में जो सिनर्जी है उसको लेवरेज करते हुए वो बड़े आराम से इंडिया के हाई स्पेंडिंग और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को टारगेट कर सकते हैं। यात्रा के पास B2C में अराउंड 14 मिलियन कस्टमर्स हैं, जबकि उनके पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनके 7 मिलियन एम्प्लॉइज हैं। B2B में इनका ट्रैवल एजेंट नेटवर्क और इनकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन उन्हें एक अलग ही लेवल की रीच देता है, जिसमें उन्हें 29,800 ट्रैवल एजेंट्स के पास से 1,000 सिटीज के अक्रॉस का कंज्यूमर डिमांड का डेटा बड़े आराम से मिल जाता है। अब आप में से कई लोगों ने कंपनी की ऐप और उनकी वेबसाइट यूज की होगी। नॉर्मली ट्रैवलर्स इनके मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट के थ्रू अपने ट्रैवल जर्नी के लिए रिसर्च करने, एक्सप्लोर करने, बुकिंग्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। ये सर्विसेज ना सिर्फ डोमेस्टिक लेकिन इंटरनेशनल एयर टिकटिंग की सर्विस भी देती है। इसके अलावा ये बस टिकटिंग, रेलवे टिकटिंग, कैब बुकिंग्स जैसी सर्विसेज भी देता है। यात्रा अपने कंज्यूमर्स को एक वाइड एरे ऑफ होटल्स, होम स्टेज और अकोमोडेशंस प्रोवाइड करता है। इसमें जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया 1490 सिटीज में 1,05,600 होटल्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड इनके होटल का नेटवर्क देखते हैं तो वो ओवर 2 मिलियन के करीब है। तो इंडिया के OTA प्लेयर्स में अगर आप देखते हो तो यात्रा के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ होटल अकोमोडेशन टाइप्स हैं। इसके साथ साथ कंपनी हॉलिडे पैकेजेस, वीज़ा फैसिलिटेशन, टूर्स, इवेंट्स, शोज और साइट सीइंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिससे अपने कंज्यूमर्स को वो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल एक्सपीरियंस दे पाएँ। जैसे कि आपने देखा, कंपनी अपनी सर्विसेज अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड करती है। इसके पीछे रहे कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की वजह से कंज्यूमर एक सीमलेस और कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस ले पाता है और इस तरह के इंटीग्रेटेड अप्रोच के चलते कंपनी अपने न्यू फीचर्स और फैसिलिटीज अक्रॉस चैनल्स लॉन्च कर पाती है। इस तरह से इनका टाइम और पैसे दोनों में फायदा होता है। यात्रा अपने कस्टमर बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कई सारे लॉयल्टी प्रोग्राम और उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। इसके लिए कंपनी मेनली एक ई-कैश लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है। इसमें अगर कोई ट्रैवलर उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने ट्रैवल के लिए ट्रांजैक्ट करते हैं तो उन्हें यात्रा के प्लेटफॉर्म पे पॉइंट्स मिलते हैं जो वो बड़े आराम से रिडीम कर सकते हैं। इनके इस लॉयल्टी प्रोग्राम में फिलहाल अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन ई-कैश रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। बेसिकली यात्रा ना सिर्फ अपने कस्टमर्स के पास रेवेन्यू जनरेट कर पाती है लेकिन अपने सप्लायर्स के साइड से भी रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। क्लाइंट साइड पर वो अपने प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, होटल्स वगैरह की बुकिंग के लिए कन्वीनियंस फी, मैनेजमेंट फी और प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड फी चार्ज करते हैं। और एट द सेम टाइम कंपनी अपने सप्लायर्स के पास से यानी कि एयरलाइंस,
होटल्स वगैरह के पास से फीस, इंसेंटिव्स, जीडीएस रेवेन्यू यानी कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए कुछ फीस और मार्केट और दूसरी सर्विसेज के लिए भी पैसे चार्ज करती है। अब अगर यात्रा के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखते हो तो इनके एयर टिकटिंग के बिजनेस से आने वाले रेवेन्यूज इनके ओवरऑल रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 23 में 46.5% कंट्रीब्यूट करते हैं। होटल्स और पैकेजेस का कंट्रीब्यूशन 38.43% है और बाकी के 15% के आसपास के रेवेन्यूज उनकी अदर सर्विसेज से आते हैं। अब अगर इंडिया के टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो 2021 में इंडिया पूरी दुनिया में टूरिज्म स्पेंडिंग पे 6th नंबर पे है और इनफैक्ट अभी भी फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 28 के बीच इंडिया की ट्रैवल इंडस्ट्री 9 से 11% के बीच ग्रो हो सकती है। और इसमें भी ऑनलाइन टिकटिंग इंडस्ट्री को अगर देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 28 के बीच में इंडस्ट्री 11.5% से 12.5% CAGR से ग्रो हो सकती है। ऑनलाइन टिकटिंग में अगर आप देखते हो तो एयरलाइन टिकटिंग इस सेगमेंट को डोमिनेट करती है। एयरलाइन टिकटिंग आने वाले समय में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 28 के बीच में 13.5% से 14.5% कंपाउंड हो सकती है। और अगर OTA इंडस्ट्री की स्पेसिफिक बात करें तो वो फाइनेंशियल ईयर 23 से 28 के बीच में 13% CAGR से ग्रो हो सकती है। चलिए अब कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के बारे में एक अच्छी बात है उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, द इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट ब्रांड्स 2022, यात्रा फॉर बिजनेस, टॉप बिजनेस ट्रैवल पार्टनर बाय सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड, बेस्ट ईमेल मार्केटिंग कैंपेन एंड बेस्ट ईमेल मार्केटिंग B2C ब्रांड प्रमोशंस एट डिजिटल ड्रैगन अवार्ड्स 2022 जैसे कई रिकॉग्निशंस मिले हुए हैं। और ये सब भी अगर हम ना देखें तो इनके ब्रांड की स्ट्रेंथ हमें इनके 90% ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही पता लग सकती है। इनफैक्ट यात्रा का B2C चैनल में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के अंदर 97.8% सक्सेस रेट है। यात्रा की एक और स्ट्रॉन्ग बात है उनके टॉप 100 कस्टमर्स में से 91% ऑफ कस्टमर्स उनके साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं। कंपनी के बारे में एक ही मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनके एयर टिकटिंग से आने वाले रेवेन्यूज। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने अपने 46.82% ऑफ टोटल रेवेन्यूज एयर टिकटिंग के बिजनेस से जनरेट करे थे। अब एयरलाइन इंडस्ट्री में किसी भी तरह के प्रॉब्लम से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक इम्पैक्ट देखा जा सकता है। यात्रा के बारे में एक और देखने वाली बात यह है कि ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है। कंपनी को ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज यानी कि दूसरे OTAs, ट्रेडिशनल ऑफलाइन ट्रैवल कंपनीज, ट्रैवल रिसर्च कंपनीज, पेमेंट वॉलेट्स, सर्च इंजन्स जो ना सिर्फ इंडिया में बेस्ड हों लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी compete करना पड़ता है। इनमें से काफ़ी प्लेयर्स को तो आप भी जानते होंगे जैसे कि क्लियर ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड, इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ला ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसे नाम शामिल हैं। इस तरह के क्राउडेड मार्केट में इस तरह के प्लेयर से compete करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की यात्रा के। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल ईयर 21 में 143.61 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 में 218.81 करोड़ पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये और ज़्यादा इंक्रीज होके 397.46 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो फर्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में हमको एक लॉस का फिगर रिकॉर्ड होता हुआ दिख रहा है। हाउएवर लॉस रिड्यूस हुआ है। 118.86 करोड़ के लॉस के बाद कंपनी ने 30.78 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड किया है और फाइनेंशियल ईयर 23 में प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है फाइनली 7.63 करोड़ का। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तो एबिटा मार्जिन है 13.6, पैट मार्जिन है 1.92%, कंपनी का पीई रेशियो है 205 का जबकि इंडस्ट्री का पीई है 56.53 का। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। नेट डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये 0.9 का है जो कि काफी मैनेजेबल है। ROE की बात करें तो 18.1%, ROCE 26%, 2 ईयर सेल्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच 66.36% और 2 ईयर पैट CAGR फॉर द सेम पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं IPO की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस IPO की ओपनिंग डेट है 15 ऑफ सितंबर 2023, क्लोजिंग डेट है 20 ऑफ सितंबर और इसकी लिस्टिंग डेट है 29 ऑफ सितंबर। इसका प्राइस बैंड है 135 से 142 रुपीज का
और लॉट साइज है 105 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 775 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू है 602 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 173 करोड़ का। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस यात्रा और जैगल के बिजनेसेस और आईपीओ का। आप इनमें से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में कंपनी का नाम टाइप करके बताइए। अगर आपको हम एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.